Hello students, this is chapter 2 Structure of Atom of class 11 chemistry. In this video we are going to talk about the discoveries of different electrons, protons, neutrons and different atomic models. Discovery of electron, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा हुआ है. दिस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब. ये डिस्चार्ज ट्यूब है और ये सारा इसके अराउंड इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है. तो विलियम क्रूक्स ने इसकी स्टडी करी थी 1879 में. उसने बताया था कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, मतलब एक कंडीशन है लो प्रेशर पे जो गैसेस के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके बारे में उसने बताया था कि वो कैसे पास करती है. ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज़ अ सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास. ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है इसकी और एक हार्ड ग्लास है, अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ. इट इज़ सील्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों साइड से ये बंद है. एंड फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, और 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, एक ये और एक ये. यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो कि 2 चार्जेस प्रेजेंट है या 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, कैथोड और एनोड. कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे होती है रिडक्शन. एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन. अब ये याद कैसे रखते हैं, जैसे एनोड का ए है और ऑक्सीडेशन का ओ, ये दोनों क्या है, वोवल्स हैं, ए और ओ. तो ये इससे याद रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. कैथोड का सी और रिडक्शन का आर, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये एक साइड पे होते हैं. द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेजेस. 2 कंडीशन चाहिए होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए. एक तो चाहिए होता है लो प्रेशर, कम प्रेशर के ऊपर होता है. दूसरा वोल्टेज हाई होनी चाहिए. ये 2 कंडीशंस अगर अवेलेबल होंगी तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो ईजिली हो जाएगा और हम ऑब्जर्व कर पाएंगे उसको. द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन. उसके बीच में खाली जगह क्रिएट करनी होती है, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं खाली जगह को, और जब उसको हम क्रिएट कर देते तो इवैक्यूएशन बोल देते हैं उस प्रोसेस को. तो जो प्रेशर होता है डिफरेंट गैसेज का वो एडजस्टेड हो जाता है उसके थ्रू. व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज एज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, जब हम उसको प्रॉपर हाई वोल्टेज दे देते हैं, जो कि इसकी एक कंडीशन है, तो करंट जो है वो स्टार्ट कर देता है फ्लो करना थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब के बीच में वो मूव करते हैं. और क्या उसकी होती है डायरेक्शन, क्या होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड टू एनोड. तो हम ये याद रखें ऐसे, कैथोड टू एनोड. यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये किसके बारे में बताता है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से. तो इससे हम इजीली बता सकते हैं कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड. एंड दीज वर कॉल्ड द कैथोड रेज. तो इसको हम कैथोड रेज भी बोलते हैं या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स भी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. अब जो कैथोड रेज जा रही थी कैथोड टू एनोड, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फीचर्स हैं. कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, सीधा जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते. कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड. अभी मैंने बताया है कि कैथोड टू एनोड इसकी डायरेक्शन होती है, ये इस तरफ मूव करते हैं. दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल. ये रेज जो हैं खुद तो विजिबल नहीं होती, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व. लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल्स, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट. ये 2 तरह के मटीरियल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लो करते हैं व्हेन हिट बाय देम. अगर ये दोनों मटीरियल्स उससे हिट हो जाएं कैथोड से, तो वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं. और इससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, कैथोड टू एनोड हो रही है या एनोड टू कैथोड हो रही है. कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो कैथोड रेज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं. मैंने अभी बताया कि वहाँ पे रिडक्शन होती है. सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, जब भी हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्लो कर रहे हैं वहाँ पे, फील्ड उसका अपना ही फील्ड बन रहा है. जैसे कि चार्ज होता था, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अराउंड हम ऐसे करके लाइंस ड्रॉ करते थे कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके अराउंड कितना चार्ज वो फ्लो कर रहा है. विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल प्लेट्स, तो इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर देते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे भी मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं. दीज आर फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड. तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, लगा भी है या नहीं लगा हुआ, तो ये हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, मेटल प्लेट्स की हेल्प से. वो कैसे, जो मेटल प्लेट्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. डिफ्लेक्ट का मतलब है जैसे कि वो सीधी हैं
तो सीधी से वो टेढ़ी उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगी जिस तरफ वो उसको अट्रैक्शन मिल रही है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज में से करंट फ्लो कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो पहले स्ट्रेट होती है, लेकिन अगर उसको अट्रैक्शन मिलती है तो वो उस तरफ बेंड हो जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं डिफ्लेक्शन। फिफ्थ वन, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या लगा हुआ है इसके ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड अपॉन दिस। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और कौन सी गैस प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम चार्ज टू मास मतलब E/m रेशियो फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट करा था, और ये जो मॉडल है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में भी 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जे थॉमसन ने बताया था कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड स्फीयर में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। तो ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिटर्मिन द चार्ज टू मास रेशियो, इसने चार्ज टू मास रेशियो जो थी वो फाइंड आउट करी थी, कोल्ड E/m रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर दिस ही सब्जेक्टेड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसके लिए इसने सबसे पहले क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन की बीम थी, रे थी जो वो निकाली, रिलीज इन द डिस्चार्ज ट्यूब में से उसको रिलीज़ कर दिया एज कैथोड रेज टू इन्फ्लुएंस द, और वो जो निकली थी बीम ऑफ लाइट उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, और वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी, किसको अफेक्ट करेगी, जाके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को। दीज वर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे, एज वेल एज पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उससे भी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, amount of deviation of the particles from their path in the presence of electric and magnetic field depends upon the following factors। तो थॉमसन ने क्या आगे पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या बताया था उसके बारे में कि जो पार्टिकल्स हैं वो डेविएट करते हैं, अपने रास्ते से डेविएट हो जाते हैं, कब, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे थे, सबसे पहले ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होएगा, चार्ज की वैल्यू होएगी ऑन द पार्टिकल, उतनी ज़्यादा इंट्रैक्शन वो शो करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन शो होएगी उतना ज़्यादा वहाँ पे डिफ्लेक्शन होएगी, मतलब चार्ज की वैल्यू ज़्यादा, इंट्रैक्शन ज़्यादा और डिफ्लेक्शन ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट, द मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का मास था उस पर भी डिपेंड करता था। लाइटर द पार्टिकल, जितना हल्का पार्टिकल होएगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेंगे अगर हम उसकी वोल्टेज में इंक्रीज लाएंगे, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स क्या थी, उसको कैरी आउट करने के लिए उसने बताया था कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस जो ऑब्जर्व्ड होती हैं उससे हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि वैल्यू कैसे निकलेगी। तो थॉमसन ने क्या करा था, वैल्यू डिटरमिन करी, उसने बताया कि चार्ज टू मास रेशियो जो होती है वो इतनी आनी चाहिए, E/m। तो m क्या है इसमें, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू जो आती है वो कूलम्स में लिखी हुई है। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं हम, R.A. मिलिकन ने एक मेथड बनाया था, डिवाइस करा था, उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड। तो उसमें क्या करा था उसने, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सिंपल होता है माइनस इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है हमेशा, -1.6, इसको राउंड ऑफ करके 1.6 लिखते हैं हम, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेशियो हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है प्लस जो ऊपर ये दी हुई है अपॉन रेशियो में ले लेंगे ये, तो इन दोनों की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.1094, जिसको हम राउंड ऑफ करके 9.1 लिखते हैं, इंटू 10⁻31 kg। तो इससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन में से जो रेज निकलती है उसको हम बोल देते हैं एनोड रेज। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे करी थी, किसने करी थी, सबसे पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में करी थी। ही मॉडिफाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, उसने वो जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन का उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था,
उसने क्या करा था, डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई करके बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड, उसके ऊपर परफोरेशन कर दी, उसके ऊपर कवरिंग कर दी कैथोड की। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, वहाँ पे भी प्रेशर क्या था, लो चाहिए होता था, तो प्रेशर कम करने पे उसने क्या ऑब्जर्व करा, एक न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनस रेज जो है वो पास करवाई होल्स के थ्रू और परफोरेशंस के थ्रू कैथोड के, एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। तो उसने देखा कि जब परफोरेशन कर देते हैं तो कुछ जो रेज होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं कैथोड रेज के, तो दीज रेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज। तो उसने कहा कि एक डायरेक्शन में तो नेगेटिव जा रही हैं, तो जो उसके ऑपोजिट होएगी वो पॉजिटिव होएगी, इट मीन्स। और पॉजिटिव रेज को उसने क्या बोला, एनोड रेज, जिसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम दी एनोड, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एनोड रेज हैं वो एनोड में से ही निकलेंगी, बट फ्रॉम अ स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। कहाँ से निकलती है, एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज। अब जो एनोड रेज वहाँ से पास हुई हैं, बीच में उनकी जो स्पेस थी वहाँ से, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव था, इस पर पॉजिटिव चार्ज होएगा, ऑन द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है जो डिस्चार्ज ट्यूब में है। मतलब कौन सी, पहले वाले में हमने पढ़ा था कि वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है। सेकेंड, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, मतलब जो चार्ज टू मास रेशियो है वो भी डिपेंड करती है गैस के नेचर के ऊपर। थर्ड, some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge, मतलब कुछ उसमें से चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जिसमें मल्टीपल यूनिट प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, मतलब चार्ज कौन सा प्रेजेंट है उसके मल्टीपल यूनिट्स बता देते हैं उसमें। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। ये बिल्कुल सिंपल है कि जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव था, तो इसमें जो बिहेवियर वो शो करेंगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बिल्कुल ऑपोजिट होएगा जो कैथोड में पढ़ा था हमने। नेक्स्ट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज obtained फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में से एक सबसे छोटा और हल्का पॉजिटिव आयन पाया गया था, एंड वॉज कॉल्ड प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन बोला था। जैसे कि हम हाइड्रोजन है, वैसे हम नॉर्मली इसको H2 लिखते हैं, लेकिन अगर हमने सिंपली बताना हुआ कि एक हाइड्रोजन क्या होता है तो वो प्रोटॉन की तरह एक्ट करता है। ये एक, इसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, जिसके ऊपर 1H1 चार्ज होता है, तो प्रोटियम भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 हो तो ड्यूट्रियम बोल देते हैं, 3 हो तो ट्रिटियम बोल देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन सिंपली क्या होता है, 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg किलोग्राम। और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, सबसे पहले इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर, बिल्कुल सेम होता है, बस फ़र्क किसका आएगा, चार्जेस का। उस पर नेगेटिव था, इस पर पॉजिटिव आएगा। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। द थर्ड वन इज़ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है बिल्कुल। पॉजिटिव नेगेटिव को जब हम मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लेते हैं MCQs वगैरह में। बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ थिन शीट्स, बोम्बार्डमेंट होता है फैलाना, जब उसको हम बोम्बार्डमेंट, कोई रेज आके किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो उसमें से रेज जो है वो बाहर निकलती हैं, उसको बोम्बार्डमेंट बोल देते हैं। ऑफ थिन शीट्स ऑफ बेरिलियम वॉज विद फास्ट मूविंग ए पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स। ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व करा दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो पेनिट्रेट कर रही है, अंदर जा रही है शीट के, वो रेज कौन सी होती है, न्यूट्रल पार्टिकल से बनी होती है, विच वर नेम्ड न्यूट्रॉन्स, उसको उसने न्यूट्रॉन्स बोला था। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आ जाता है इसके बाद, इसमें बताया हुआ है सारा न्यूट्रॉन के बारे में। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में उसने क्या बताया था कि ये जो सारा स्फीयर है वो पॉजिटिव स्फीयर है, सारा बीच में, जैसे कि हम वाटरमेलन का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो सारा क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, और उसके ऊपर जो सीड्स लगे होते हैं ब्लैक कलर के, वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने, थॉमसन ने ये बताया था कि जो पोजीशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, वो इस तरह पड़ी होती है जिससे कि एक एटम बनता है।
तो ये उसके पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया था जे थॉमसन ने, उसने प्रपोज करा था कि जो एटम था उसको हम स्फीयर बोलते हैं एक, और स्फीयर जो होता है उसका रेडियस होता है ICT8, इतना रेडियस है उसका। ये चीज़ आप चाहे लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज नॉलेज के लिए। कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, ड्यू टू द प्रोटॉन्स, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। एंड इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इम्बेडेड है, जैसे उसमें सीड्स इम्बेडेड होती है, मैंने अभी बताया। In this model, the atom is visualized as a pudding or cake of positive charge with electrons embedded in it. बिल्कुल उसी की तरह, सीड्स की तरह उसमें एक पुडिंग या केक की तरह भी है जो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। द मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड, मतलब वो हर जगह प्रॉपर प्रेजेंट है एटम का मास ओवर द एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। लेकिन ड्रॉबैक क्या थे थॉमसन मॉडल के? दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। उसने ये बताया कि ये सारा का सारा मॉडल जो है एटम का वो न्यूट्रल है, क्योंकि सब जगह न्यूट्रल मास प्रेजेंट है। इट कुड नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द रदरफोर्ड इन 1911। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसने ये नहीं बताया था कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने करा था वो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्कैटरिंग मतलब जो रेज जा रही हैं वो कैसे स्कैटर हो रही हैं, आगे जाके पेनिट्रेट कर रही हैं या डिफ्लेक्ट हो रही हैं, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। तो इसको क्या करा था, मॉडिफाई करा या डिस्कार्ड करा, और उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आ गया था। सो द नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 1911 में करा था रदरफोर्ड ने। उसने क्या करा था, सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही बॉम्बार्डेड थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स, लाइक जैसे पहले में उसने बेरिलियम लिया था, तो इसमें इसने गोल्ड मेटल लिया था, थिन फॉइल्स ली थी, उसकी थिन शीट्स ली थी, उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाई थी। सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं विद अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। तो ये उसने पास करवाई, जैसे कि ये बनी हुई है, दिस इज़ द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ये क्या है, ब्लॉक ऑफ लेड, इसमें से ये पार्टिकल रेडियम का जो है वो पास करेगा, अल्फा पार्टिकल है जो, इसमें से जो रेज निकल रही है उसको अल्फ़ा रेज बोलते हैं। बीच में ये स्लिट है, स्लिट मतलब जैसे कि पूरी लाइन होती है, उसके बीच में अगर हम थोड़ा सा ऐसे बीच में स्पेस क्रिएट कर दें तो ये स्लिट बोलते हैं उसको। देन उसके बाद यहाँ पे फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं पहले तो सीधे जा रहे थे, देन उसके बाद क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं जब गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ते हैं, बॉम्बार्डमेंट होती है इनकी, आगे फैलते हैं, तो कुछ क्या होता है, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरफ चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर पड़ जाते हैं, कुछ की सिर्फ स्किंटिलेशंस पड़ती हैं, यहाँ पे निशान पड़ते हैं, फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। द थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये वाली जो स्क्रीन है सर्कुलर, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। वेन एवर एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब भी इसके ऊपर पड़ती थी, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट, तो वहाँ पे छोटी सी लाइट प्रोड्यूस हो जाती थी, उसकी फ्लैश प्रोड्यूस होती थी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, उसको हम पढ़ते हैं अब। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कुछ में तो कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रही थी, मतलब वो सीधा ही जा रहे थे बिल्कुल। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ के बीच में थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई, इतने से एंगल से वो डिफ्लेक्ट होके इस तरफ चले गए। थर्ड वन, वेरी फ्यू मियर डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ ऐसे भी थे जो सीधा जाके वापस आ गए वहाँ से, तो वो बैक डिफ्लेक्ट हो गए, दैट इज़ थ्रू एन एंगल ऑफ नियरली 180 डिग्री। So from these observations Rutherford drew the following conclusions, क्या conclusions निकाली उसने, since most of the alpha particles pass through the foil without undergoing any deflection, so there must be sufficient empty space within the atom, मतलब कुछ empty space होनी चाहिए उसमें, तभी वो वापस आएंगे वहाँ से। Second, a small fraction of alpha particle was deflected by small angles, थोड़े से थे जो small angle से deflect हुए। The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected a few positively charged alpha particles. So this very small portion of the atom was called the nucleus. जो थोड़ी सी जगह से वो डिफ्लेक्ट हो रहे स्मॉल एंगल से, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। मतलब है तो सेंटर में ही, लेकिन थोड़ा सा एंगल उसका डिफ्लेक्ट हुआ है,
द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। जैसे कि पूरा का पूरा एटम है तो जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस की वो बहुत ही छोटी होती है, तो एक डॉट है इसकी तो ये पूरा का पूरा एटम बना होता है। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा पार्ट कवर करता है इसका सेंटर का। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सो क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं, उसके बाद जब सारी ऑब्जर्वेशंस उसने कर ली और थोड़ी सी जो कमियां थी वो भी बता दी, तो उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स दिए थे उसके। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है एटम का वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, कंसनट्रेट हो जाते हैं और बहुत ही छोटी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत छोटा एरिया कवर करते हैं। सो दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको हमने न्यूक्लियस बोला था रदरफोर्ड। सेकेंड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड स्फीयर बना हुआ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट स्फीयर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स, और इसको हम क्या बोलते थे, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो स्फीयर्स इसके अराउंड बने हुए हैं न्यूक्लियस के, ये दूर भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये दोनों पास में रहते हैं, एंड दैट अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पहले भी पढ़ा हुआ है, ये Z से हम डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 1, सोडियम एटम में 11 है। एटॉमिक नंबर्स भी इनके 1 और 11 होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होएगा, जैसे कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी 5 होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर एक 5 है दूसरा 6 हो जाए तो वो नेगेटिव, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव स्फीयर हो जाएगा। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो जाए, ये 5 रहें तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एंड सोडियम एटम आर 1 and 11 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद आ जाता है मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो हमेशा उससे थोड़ा डबल होता है। तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट है वो भी साथ में लिखते हैं हम। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर, इसको डिनोट करते हैं ए। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते थे Z से, मास नंबर को A से। तो मास नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स, ये भी पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, तो ये क्या है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। तो इसमें क्या है, नीचे वाले नंबर्स जो हैं वो सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। मास नंबर ऊपर लिखते हैं 1 2 3, वो डिफरेंट है, और जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है वो सेम है। तो न्यूट्रॉन्स भी इसमें बताया हुआ है 0 1 2, जिसमें मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है, उससे थोड़ा ऑपोजिट है। बस इसमें क्या होता है, वो एटम्स जिसमें सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है कि इन दोनों में जो ऊपर दिया हुआ है दैट इज़ मास नंबर वो सेम है 14 and 14, और नीचे वाले 6 और 7 जो हैं वो एटॉमिक नंबर्स है और वो डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम आइसोबार्स बोल देते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की अब कुछ कमियां थी उसमें, जिसकी वजह से थर्ड मॉडल ऑफ एटम आया था, बोहर्स मॉडल, जो कि आगे जाके वैलिड माना जाता है और उसी को आगे कवर करते हैं। तो रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड करा गया। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट, जब भी एक बॉडी मूव करती है ऑर्बिट में तो इट अचीव्स एक्सीलरेशन। अब कोई भी चीज़ ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो उसमें एक स्पीड आ जाती है जिसके थ्रू वो फ्लो करती रहती है उसमें। सो दस एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट इज अंडर द एक्सीलरेशन।
तो वो क्या है, एक्सेलरेशन अचीव कर ली उसने, एक्सेलरेट हो रहा है जिससे वो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो हुआ था। तो चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं, तो वो एक्सेलरेट होंगे, मस्ट एमिट ईएम रेडिएशंस, तो उसमें से ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो निकलेंगी, एमिट होंगी। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशंस, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन, और जो एनर्जी रेडिएशंस में से निकलेगी कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, वो मोशन इलेक्ट्रॉन के मोशन में से निकलती है। सो इट्स पाथ विल बिकम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो इसका जो पाथ होएगा वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। जैसे कि न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड आते जाएंगे, वो थोड़े क्लोज आते जाएंगे, ये जो उसके ऑर्बिट्स है इसके अराउंड, एंड अल्टीमेटली शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, वो भी न्यूक्लियस में स्पाइरल की फॉर्म में आ जाएंगे विद इन 10 to 8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। बट एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन, पर ऐसा होता नहीं था। दस रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो वो स्टेबिलिटी के बारे में तो बता ही नहीं पाया। अगर ये सारी लाइंस इसमें मिक्स हो जाएंगी तो बाहर चार्जेस कैसे रहेंगे, और अगर चार्जेस नहीं रहेंगे तो हम उसकी स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल जो था उसने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी थी। इफ़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर अगर ये बताता है तो इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करा। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था इसका, रदरफोर्ड्स मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसमें 2 हैं या 3 हैं, कितने प्रेजेंट हैं, उसके बारे में भी उसने कोई आइडिया नहीं दिया था। अराउंड द न्यूक्लियस एंड अबाउट देयर एनर्जीज के बारे में भी नहीं बताया था। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में। 2 डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल जो था वो 3rd मॉडल था जो आया था। दीज वर, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, डुअल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जो ईएम रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो डुअल करेक्टर रोल प्ले करती थी, विच मीन्स रेडिएशंस पोजेस बोथ वेव लाइक, 2 करेक्टर्स थे ना, तो पहला था वेव लाइक, मतलब जो पार्टिकल है, जो भी मतलब रेज जा रही हैं वो 2 तरह से फ्लो करेंगी। एक तो वो करेंगी पार्टिकल लाइक फ्लो करना, दूसरा या फिर वो वेव नेचर में ऐसे फ्लो करना, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। सेकंड क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम का स्पेक्ट्रा दिया था, उसमें वेवलेंथ्स के बारे में बताया था उसने, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय अज्यूमिंग द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। तो उसने क्या बोला था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं अगर हम जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसके लेवल्स को एक्सप्लेन करें क्वांटाइज्ड फॉर्म में। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटा वर्ड से लिया हुआ है, फोटोन जो है उसको 1 क्वांटा बोलते हैं। फोटोन होता है सनलाइट की जो लाइट आती है पास होती है तो उसको फोटोन बोलते हैं, तो उसको 1 क्वांटा बोलते हैं। तो जो 1 क्वांटा में सनलाइट की रेज पास करती हैं दैट इज़ क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी फ्लो करती है उसमें उसने एक्सप्लेन करा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव थ्योरी जिसको बोलते हैं, ये दी थी जेम्स क्लार्क ने, मैक्सवेल ने इन 1864। मेन पॉइंट्स क्या हैं इस थ्योरी के, सबसे पहले उसने बोला जो एनर्जी है वो एमिट होती है किसी भी सोर्स से, लाइक हीटेड रॉड या फिर बल्ब के फिलामेंट में से, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, वो जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली पास करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ये पहला पोस्टुलेट था। सेकंड, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इसको ईएम थ्योरी बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर जाते हैं, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द रेडिएशन, और जो रेडिएशंस निकलती हैं वो भी उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, अगर वेव का नेचर है ऊपर क्रेस्ट है नीचे ट्रफ बोल देते हैं उसको। थर्ड, द रेडिएशंस पोजेस वेव करेक्टर, जो रेडिएशंस पास कर रही हैं उसमें वेव करेक्टर है, और किस वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो ट्रेवल कर रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, ये जो वेव्स हैं इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, किसी मीडियम में नहीं फ्लो करती हैं
प्रोपिगेट नहीं करती, फैलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेज फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू स्पेस, खाली जगह होती है सारी इन्वायरमेंट में जिसके थ्रू सन की रेज हम तक पहुंचती है, विच इज़ द नॉन मटेरियल मीडियम, मतलब कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, कोई पाइप नहीं लगाई हुई जिसके थ्रू आनी है, कुछ नहीं आनी है, नॉन मटेरियल मीडियम उसको बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, अब वेव जो जिस फॉर्म में रेज आ रही हैं वेव फॉर्म में, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। वेव लेंथ, सबसे पहले वेव लेंथ क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, मतलब जैसे कि ये दोनों क्रेस्ट हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेव लेंथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट होती है इसकी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर की फॉर्म में अगर लिखना हो, कन्वर्ट करना हो तो हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब कितनी, जैसे इसमें दो है, दो क्रेस्ट पास कर रही हैं, तो कितनी, दो क्रेस्ट है और एक ट्रफ है, तो ये कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है एक पॉइंट के थ्रू इन 1 सेकेंड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, NU वैसे इसका नाम है, इसको V इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, velocity of a wave is defined as linear distance traveled by the wave in 1 second, मतलब वो इस फॉर्म में अगर जा रही है, सीधा जा रही है, तो कितनी वेलोसिटी से जा रही है 1 सेकेंड में। इसको C से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड, जैसे हमने 3 × 10⁸ पढ़ा था अभी, लाइट की वेलोसिटी होती है वो। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट कितनी है क्रेस्ट की, जैसे कि ये है तो इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है ऊपर से लेके नीचे तक, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ द लेंथ। हाइट मीटर वगैरह सेंटीमीटर में इसको डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेव नंबर, डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है उसको हम वेव नंबर बोल देते हैं। एविडेंटली इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, जितनी वेव लेंथ होगी उसके ऑपोजिट क्या होगा, वेव नंबर होगा, जैसे कि ये फॉर्मूला है, ये वेवलेंथ है और ये वेव नंबर है। V से V बार V से इसको हम डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, दो फीचर्स होती है जिसके बेसिस पे हम ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है विबग्योर। अब विबग्योर जो है ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड, ये विबग्योर की सीरीज़ है। तो इसको अरेंज कैसे करा हुआ है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए उस सीरीज़ में, तो इसमें वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड की, और किसकी कम होती है, वायलेट की। और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, वो दोनों क्या होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो R की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, इसकी वेवलेंथ कम थी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन जो आएगा उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि ये सारा इकट्ठा एक सीरीज़ बनाई हुई है, इसमें पहले आ जाते हैं गामा रेज, उसकी रेंज कितनी होती है 10⁻24 से लेके 10⁻20 तक होती है, 22 भी लिख सकते हैं, 23 भी हो सकती है। गामा रेज के बाद आ जाती है एक्स रेज, इस तरह से आ जाती है यूवी और IR होता है इंफ्रारेड। यूवी और IR के बीच में जो होता है ये वाला पार्ट, ये होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, यूवी और IR के बीच में। तो ये जो है दिस इज़ विबग्योर, इसमें 7 कलर्स होते हैं, ये 7 कलर्स जो हैं वो इसी सीरीज़ में लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज में। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोवेव्स रेज आ जाती हैं, FM रेडियो वेव्स, AM रेडियो वेव्स, जो आप रेडियो वगैरह सुनते हो ना FM AM, तो ये इसके थ्रू होता है। देन लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये उसके बारे में बताया हुआ है। ये डायग्राम जो है वो सिर्फ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बस, इससे आपने नो नीड टू ड्रॉ दिस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज, मतलब वो वाली बॉडी जो कोई भी किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट भी कर दे और एब्जॉर्ब भी कर ले, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी।
और जो रेडिएशंस वो एमिट करती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेम्परेचर के ऊपर वो कैसे डिपेंड करती है उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है, वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें क्या बताया हुआ है, एट गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब एक टेम्परेचर गिवन है, जैसे इसमें उन्होंने बताया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि T2 की वैल्यू, टेम्परेचर जो सेकंड टेम्परेचर है वो ज़्यादा है पहले टेम्परेचर से, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस एमिट होंगी, इंटेंसिटी जो निकलेगी वहाँ से, दैट इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ द वेवलेंथ। मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो है वो कम होएगी। तो उस अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, जैसे T1 टेम्परेचर कम है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर जो है ज़्यादा था तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा दी हुई है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया था, सबसे पहले तो जो ब्लैक बॉडी फिनोमिनन था रेडिएशंस वाला एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों जो इफेक्ट थे वो मैक्सवेल ने 1900 में बताए थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक थ्योरी आगे रखी, दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिससे ये ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों फिनोमिनन्स अच्छे से एक्सप्लेन हो रहे थे। तो उसने क्या करा, ये जो फिर उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी वो आगे एक्सटेंड किसने करी थी, आइंस्टाइन ने इन 1905। मेन पॉइंट्स क्या थे इस थ्योरी के, सबसे पहला द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो रेडिएशंस आती हैं, एनर्जी एमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है। सो ईच सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ क्वांटम। तो हर एक ये जो पैकेट था एनर्जी का उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। सेकेंड, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, मतलब जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे h आ जाएगा, एंड h इज़ नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। h इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू है जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफाइनिंग ज़रूरी है, कर लेना इंपॉर्टेंट है ये। हर्ट्स ने ये इफेक्ट बताया था, इसके बारे में इन 1887 डिस्कवर दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सम मेटल, जैसे कि एक बीम ऑफ लाइट है, कोई भी लाइट हो सकती है, ये मेटल की सरफेस है, तो ये मेटल की सरफेस के ऊपर जब भी ये लाइट आके फॉल करेगी, स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और इजेक्टेड, तो इसकी सरफेस में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे या बाहर निकलेंगे। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो, क्योंकि लाइट यूज़ करिए, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आए हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या ये ऑब्जर्व करा उसने, ओनली फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो लाइट के फोटोन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू नोट से उसको डिनोट करते हैं, कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होएगी तो वो ये वाला इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। द वैल्यू ऑफ न्यू नोट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, हर एक मेटल के लिए अलग होती है। द कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैनेटिक एनर्जी मतलब जो उसको मूवमेंट में जो एनर्जी लगती है उसको कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं, विच आर एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कैनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन्स एंड इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिजेक्टेड पर सेकेंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसमें से मेटल की सरफेस में से जब लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करती है पर सेकेंड में, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और रेडिएशन एंड नॉट अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं करते। तो ये दोनों का आपने ध्यान रखना है, कैनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं करती, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करते। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो भी हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आइंस्टाइन ने दिया था एंड वाज एबल टू, मतलब उसने एक्सप्लेन करा था, एक्सटेंड करा था इसको, और was able to give an explanation of the different points of photoelectric effect using Planck's quantum theory। सबसे पहले क्या बताया उसने कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर इजेक्टेड ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज़ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब
उसमें वो कम से कम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए जो इंसिडेंट लाइट होएगी, दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नोट से डिनोट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन फॉर द एग्जाम्स. सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट V इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट एंड द एक्सेस एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट. मतलब जो एच न्यू है वो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और एच न्यू नोट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. तो इंसिडेंट लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं किनेटिक एनर्जी उसकी. तो इसका आगे उसने एग्जांपल दिया हुआ है. किनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जैसे होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो जो V है हाफ एम वी स्क्वायर है, दैट इज़ इक्वल टू द एच न्यू माइनस एच न्यू नोट. ये अभी हमने ऊपर करा कि एक्सेस एनर्जी हम इसको माइनस करके निकाल लेंगे. तो हम क्या करेंगे, हमने इंसिडेंट लाइट निकालनी है, इसको एक साइड पे रखेंगे और एच न्यू नोट इस साइड आ जाएगा. ये यहाँ पे पॉजिटिव में था, इधर जाके माइनस में होना चाहिए था, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाता है. प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एच न्यू इज इक्वल टू, और एच न्यू नोट जो होता है वो वर्क के इक्वल होता है, सो डब्ल्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, हम इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. जितनी ज़्यादा हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की, जैसे कि एक यहाँ पे है लाइट पड़ रही है, तो इसकी एक ये ड्रॉप है, मतलब छोटी सी इतनी सी लाइट पड़ रही है. अगर यही हम थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ी ज़्यादा है. तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होएगी लाइट की, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होंगे. थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद.